अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत इसलिए तो मशहूर है, ये अभी तक उसकी नहीं हुई है कि कोई करप्शन इस मामले में हुई है, ये बड़े पैमाने पे कोई अकरबा परवरी जारी है। ताहम जो इसकी वजह शोहरत है वो इस वक्त है उसके यू टर्न्स, उसमें आपस में बयानात का एक ना होना, शायद अंदाज़े बयान भी है सहाफ़ियों से या दीगर जो सियासी मुखालफिन हैं उनसे जो टोन अपनाई जाती है बातचीत की वो है, और जो बयानात में फ़र्क आ जाते हैं वो है। ये तमाम चीज़ें हैं जो उसकी वजह शोहरत बनी है। पीटीआई की हुकूमत के हवाले से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी और कहीं बेहतर एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पे पूरी क्यों नहीं उतर रही? आज के तज्जियाकार क्यों ऐसे तज्जिए कर रहे हैं? और हम उन तज्जियाकारों को देख के ज़्यादा हैरान होते हैं जो माजी में बड़ी अच्छी बातें किया करते थे पीटीआई के हवाले से, और बड़ी अच्छी उम्मीदें भी वाबस्ता थी उनकी पीटीआई की हुकूमत के हवाले से, लेकिन किस वजह पर और कौन से वो ऐसे मुहर्रकात थे जिसकी बिना पर ऐसा नहीं हो सका और उनकी उम्मीदें ख़त्म होती है, दम तोड़ती नजर आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें जाननी है, और वो एक शख्सियत जिन तमाम ही सवालों के जवाब दे सकती है और ऑथेंटिक जवाब दे सकती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज मैं कल से अब तक आपकी एक और वजह शोहरत तो बड़ा आपके चर्चा है। कल आपने एक इंटरव्यू दिया जियो पे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, जिसमें आपने नैब को भी क्रिटिसाइज कर दिया। मतलब एक वही इदारा रह गया था जो पीटीआई की गवर्नमेंट क्रिटिसाइज ना करती, आपने नैब को भी नहीं छोड़ा। एक तरफ तो आपने उनके चेयरमैन पे भी अदम एतमाद का इजहार किया, प्लस आप कहते हैं कि अगर वजीर आजम इमरान खान जो उन पे पहले का केस है हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का, वो केस चलाने से वजीर आजम की तौहीन हो रही है, ये क्या मतलब है? मतलब वजीर आजम जो है वो तमाम उससे मुबर्रा है, उसूलों से, कानून से, आइन से? बिल्कुल मुबर्रा नहीं है। और आपको याद होगा कि जब ये केस बना था तो हमने तो वेलकम किया था इसको, हमने कहा था बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है ये केस क्या है? केस ये है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो थी उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो दूर दराज पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स थे, जो चश्मों के ऊपर छोटे पावर प्लांट लगाए गए थे, वहाँ पर उनकी इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर इमरान खान को भेजा और इमरान खान साहब ने जाके वो इनॉग्रेशन की, जिससे 27 लाख रुपया कौमी खजाने को नुकसान हुआ। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि उसके बाद इलेक्शन हो गए, उसके बाद इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। इसकी कोई भी इसकी में मेरिट नहीं है, इसकी कोई ऐसी इशू नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब आप जैसे तवाज़ुन रखने वाले एंकर भी और तो आप और भी बड़े जो हमारे एनालिस्ट हैं, जब वो बात करते हैं तो ऐसे ही कह देते हैं देखिए जी नैब का केस तो फिर इमरान खान के ऊपर भी है। सो इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी की सफ में धकेल दिया जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली इंसल्टिंग। क्योंकि इमरान खान की जो तमाम तर जद्दोजहद है, उनकी जो तमाम तर एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए जो जद्दोजहद है, ये जो मुकदमा है ये तमांचा है उसकी। चलें, ये तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया जो कि एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का यकीनन यही होना चाहिए था उस हुकूमत के लिए। आपका भी यही होना चाहिए। नहीं, मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं हूँ और ना मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के मजाज हूँ। नहीं, आप एक मुतवाज़िन सहाफ़ी तो हैं। तो फिर मुतवाज़िन सहाफ़ी को मौका तो दें कि मुतवाज़िन सवाल भी आपसे और कर ले। वो सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, लेकिन बहरहाल ये केस में जान है, ये केस में जान नहीं है। आप कहते हैं वो पार्टी चेयरमैन के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं शाह फरमान साहब जो कि गवर्नर हैं केपीके के, उनका स्टेटमेंट पढ़ रही थी, वो कह रहे थे एज अ सेलिब्रिटी इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, एक तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन, प्लस कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। नहीं, तो आप कह रहे हैं चेयरमैन, वो कह रहे हैं एज अ सेलिब्रिटी इस्तेमाल किया। नहीं तो सेलिब्रिटी है, नहीं सेलिब्रिटी हैं, अब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लस 27 लाख का केस है, कोई इतना बड़ा केस नहीं है, मगर केस तो है। ठीक है, अब आप उसमें जान है नहीं है, नीड टू बी सॉर्ट आउट। प्लस इंसल्ट क्यों हो गई वजीर आजम की? इसलिए कि अभी आपने कहा क्या कहा, चाहे 27 लाख का 28 लाख का नैब का केस तो है ना। अगर 1 अरब का होगा तो फिर वो जाता है पीएम के लिए, बनती है बात। 27 लाख नहीं, पहली बात है 1 रुपए का भी हो, कोई उसमें अकल सेंस तो हो ना। अब ये देखिए कि ये मिसाल के तौर के ऊपर मुझे परसों चौथ चीफ मिनिस्टर जो पंजाब हैं उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह करिए कि हमारा बहुत बलोची ज़ुबान बोलने वाले हमारे इलाके में लोग हैं, एक आप रेडियो पे 2 घंटे की बलोची नशरियात भी शुरू करें।
अब वो कल फॉर एग्जांपल मुझे अपना हेलीकॉप्टर भेजें कि आओ वहां पे जाके इनॉग्रेट कर दो बलोची, तो उसके बाद जो है वो मुझे नैब का केस का सामना करना पड़ेगा। सर आप एक सरकारी ओहदा रखते हैं, आप भी भूल रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। हाँ नहीं नहीं, तो इसके ऊपर मुझे नैब का केस आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वहां हैं, पे भी चीफ मिनिस्टर ने किया था ना। ऑफिशियल कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे थे खान साहब। पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हो तो उनके साथ चीफ मिनिस्टर गया, गवर्नर मिनिस्टर्स गए। बहरहाल नैब में है, अब आपको नैब में भुगतना है तो अच्छा है कि भुगत के एक दफा मैं तो आपको कॉमन सेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप नहीं लेना कॉमन सेंस शायद प्रिवेल नहीं करता हमारी सहाफी बरादरी में, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप? सहाफी बरादरी में प्रिवेल करता है, लेकिन पीटीआई वैसे यही समझती है ना, फयाजुल हसन चौहान साहब भी शायद यही समझते हैं। चौहान साहब तो नहीं, लेकिन मेरा तो वो भी कहते हैं जरा सेंसिबल क्वेश्चन किया। मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि जो डिबेट का लेवल हमारे टेलीविजन के ऊपर है वो हमारी पार्लियामेंट से ज्यादा अच्छा है। मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि बड़ी थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। प्लस अब आ जाते हैं कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स पे। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? एक तरफ आप लोग कहते हैं फारूक सलीम, वैसे मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, आप लोग क्यों करते हैं, आपकी मर्जी, आप करते हैं जी, आप बादशाह जंगल के बादशाह है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप फारूक सलीम साहब को पहले आप कहते हैं हमने लगा दिया, फिर आप कहते हैं कि हमारा बजट भी हमें अलाउ नहीं कर रहा था, प्लस वजीर आजम साहब ने पाबंदी लगा दी थी तो हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया था या उनको ऑफिशियली अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी कॉम्पिटेंसी पे, उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये मेरा बड़ा जाती एहतराम है फरूक सलीम साहब से, मैं समझता हूँ कि बड़े काबिल आदमी हैं, उनको मैं लगाना चाहता था। उनके मैंने जो है वो असद उमर साहब से और जो मुतल्लिका हमारी एक बेसिकली हम सोच रहे थे कि एक तर्जुमान होना चाहिए जो कि इकॉनमी के ऊपर हर वक्त अवेलेबल हो, एनर्जी के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर। वो फारूक सलीम साहब को मैंने जो है वो सिलेक्ट किया था। उसके बाद जब हुआ ये कि जब हमने उनको फैसला किया कि लगा देंगे तो मालूम हुआ कि आप हायरिंग नहीं कर सकते। मैं तो ये पूछ ही नहीं रही, आपने 50 दफा बता दिया, मैं ये नहीं पूछ रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो उनकी स्टडी, जो उनकी रिसर्च और जो उनके इंकशाफात हुए जिसपे फिर वो पता हमें चला कि आप उनकी हायरिंग ही नहीं कर सके थे, तो वो बिला वजह जो है वो इजलास भी अटेंड करते रहे, मीटिंग भी अटेंड करते रहे, चलें जी वो भी खड्डे लाइन डालें। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी काबिलियत पे तो कोई सवाल नहीं है ना, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है ना। एज एन इंडिपेंडेंट उनकी एक ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन है, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट करते हैं। अब जब वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब से $1 आता है 16 दिन में खत्म हो जाता है, कब तक कर्जों से मुल्क चलाया जाएगा, कब तक फिर आप ये कहते हैं कि सऊदी अरब से भी 3%, फिर कहते हैं रुपए की कदर की हुकूमती पॉलिसी के नतायज नहीं मिलेंगे, महंगा हो चुका है, हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, मईशत की बहाली के लिए अभी तक हिकमत अमली नहीं बनाई गई, जो कि एक तशवीशनाक बात है, इस्लाहात नहीं की जा रही, इस्लाहात के बगैर मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है, करंट अकाउंट खसारे जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। वो जब ये इंकशाफ करते हैं तो आप उनको डिसोन कर देते हैं, लेकिन इन इंकशाफ को तो आप सीरियस लेते हैं या इस रिसर्च को भी आप डिसोन करते हैं? देखो, जो पहला हिस्सा है कि आप कर्जों के ऊपर मुल्क नहीं चला सकते, ये बात तो सबसे पहले वज़ीर आज़म ने कही है और वज़ीर आज़म बार बार ये बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी एक होम ग्रोन इकोनॉमी बनानी पड़ेगी, बाहर के मुल्कों से आप पैसे लेके इकोनॉमी नहीं कह रहे हैं फारूक सलीम साहब कि आप लोग अभी तक उस पर काम ही नहीं कर रहे, कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, कर्जा ले रहे, 2 दिन में खत्म होता जा रहा है, चीन से जो अरब ले रहे वो खत्म हो गए। ठीक, ये आपने पहले पूरा सवाल किया, अगर आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो नहीं, रिपीट नहीं कर रही, बढ़ा रही थी, ऐड कर रही थी। हाँ, ऐड कर, एम्फेसिस ऐड कर रहे थे आप। नहीं, पहला हिस्सा जो उन्होंने कहा फारूक सलीम साहब ने कि बाहर के कर्जों से मुल्क नहीं चल सकते, वज़ीर आज़म साहब भी यही बात कहते हैं, तो उनकी बात बिल्कुल सही है, कर्जों के ऊपर मुल्क नहीं चलते हैं। अब दूसरे हिस्से के ऊपर आइए कि क्या हुकूमत ये कर रही है कि कोई इक़दाम नहीं कर रही है, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? हमने क्या किया कि हमने 4 अपनी तरजीहात बनाई। हमने कहा एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको हम इनकरेज करेंगे, लिहाजा चारों जो 5 जो हमारे सेक्टर्स थे जो एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं, चाहे लेदर है, चाहे सर्जिकल है, चाहे हमारे टेक्सटाइल है, हमने आकर के इनको रिलीफ दिया और हमारे इसके नतीजे में जो हमारी पंजाब की फैक्ट्रीज थी वो भी खुली और पहली बार पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो है उसका ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है। 2, हमने कहा हम इंपोर्ट्स जो हैं उनको हम डिस्करेज करेंगे, लिहाजा इंपोर्ट्स को हमने डिस्करेज किया, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो बाहर की इंपोर्टेड और बच्चों के आइटम्स हों, लिहाजा इंपोर्ट हमारे डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। इंपोर्ट को डिस्करेज करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी हम बड़ा सुनते थे, लेकिन इशू ये है कि एक तो कुव्वत खरीद जाहिर सी बात है, प्लस क्वालिटी। अगर आप उसके साथ साथ यहाँ का जो कंज्यूमर राइट्स है उसको भी अगर आप थोड़ा सा टाइट करें,
जो क्वालिटी मेजर्स हैं उस पर आप जरा नजरसानी करें। मतलब वो जो चीज जो बायर लोकल खरीदना चाहे, मतलब अगर 4 पैसे हमें भी बचत होगी तो हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वो 4 पैसे बचाने के चक्कर में जो हमें क्वालिटी मिलेगी उस पर हमारी बड़े ज्यादा क्वेश्चन मार्क और रिजर्वेशन होंगी। तो मेरा ख्याल है प्लस आप इसको थोड़ा सा क्वालिटी को भी अगर मेंटेन करने के लिए भी कुछ कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा बिल्कुल क्वालिटी के मुताबिक ही चीजें होनी नहीं, चाहिए। आप इंपोर्ट अगर डिस्करेज करेंगे ना तो जो मोबाइल फोन्स, आप मुझे लोकल मोबाइल फोन तो बताएं, हम किसको खरीदना शुरू करें? देखिए ना, मोबाइल फोन अभी 2 फैक्ट्रियां लगने लगी है ना पाकिस्तान अभी में। क्या करें? जो आपने 1 लाख का अभी तो मोबाइल आप 1,70,000 अपने का कर दिया। हाँ नहीं तो अभी आप ले, ये तो आप अमीर लोगों के मसले हैं ना, गरीबों मैं का कहाँ से प्रॉब्लम अमीर हो नहीं गई है। है? जो गरीब लोग हैं उनको ये मसला जो नहीं गरीब है। बेचारा 20,000 का मुश्किल से खरीदता था वो अब 30,000 का खरीद रहा है। नहीं, वो पहले मोबाइल गरीब नहीं है। फैक्ट्रीज तो अभी लगा सबसे लो, पहले जो हमारा गरीब आदमी है ना, उसका मसला ये है कि दाल रोटी चावल जिसकी वो सबकी किधर कीमतें है, बढ़ गई। वो सबसे कम हुई है। बिल सबसे ज्यादा आ रहे सबसे हैं, सब कम हुआ है। बिल ज्यादा है, बिजली ये कम कल है, हर जगह इंशाल्लाह, गैस बंद है। नहीं ऐसा गैस, है गैस का बहरान है, जी। उसका हल हो रहा है। लोड शेडिंग क्यों शुरू हो गई दोबारा? वो इसलिए हो गई शुरू कि जो हमारे आपके इंतहाई काबिल वजीर ख़जाना जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब 2013 में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो आसिफ जरदारी साहब ने मुल्क बड़े बुरे हालात में उनको दिया था, कर्ज, बिजली नहीं थी कर्ज, लेकिन एक सेक्टर के ऐसा था जो 12 बुरे हाल में नहीं था और वो गैस का सेक्टर था। जब खाकान अब्बासी साहब ने ये सेक्टर लिया था उसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं था। जब खाकान अब्बासी साहब ने वो वजारत छोड़ी तो उसके ऊपर 157 अरब रुपए का कर्जा है और अब हर साल खाकान अब्बासी साहब की वजह से 48 अरब रुपया उसका लॉस हो रहा है। ये जो बिजली की लोड शेडिंग हुई इस वजह से हुई कि आपने जो आज हमने जो SNGPL के और सुई सुदरन दोनों के जो MDs हैं उनको बरतरफ भी इसलिए किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि उन्होंने सितंबर में जो गैस मंगवानी थी उसके एस्टिमेट्स गलत किए, जिसकी वजह से दोबारा पाकिस्तान को 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एस्टीमेट गलत किए से मतलब कोटेशन वगैरह, बिडिंग समथिंग नहीं, फिर तलब और रसद के एस्टिमेट्स अच्छा। लगाने होते हैं ओके। और पता करना होता है कि आपको इसमें पावर सेक्टर को कितना चाहिए है, इसमें बाकियों को कितना चाहिए है और उसके मुताबिक फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं गैस का। तो उन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया वो गलत एस्टिमेट्स के ऊपर था, लिहाजा इस बहरान का हमें जो है वो सामना मतलब उनको ये पता ही नहीं चला कि अब विंटर्स आ रहे हैं तो फिर गैस का जो है वो जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। जी, कई और चीज़ें भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि उनको पता नहीं, उन्होंने गलत एस्टिमेट्स किए जिसकी वजह से हमें सरकारी खजाने को भी नुकसान हुआ और जाहिर है कि हमने सफ़र किया, लेकिन अब आ गया इंशाल्लाह अगले 4 दिनों बाद अब सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। 4 दिनों बाद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। मतलब अगर हम आज से काउंटडाउन आप शुरू कर दें, मतलब आज से, तो अगले 4 दिन में गैस का बुरान खत्म हो जाएगा या बेहतरी आएगी? आई वुड से कि काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। काफी बेहतरी आएगी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी? जी। पढ़ी है? कौन सी? फारूक सलीम को तो छोड़ देना, उन्होंने तो गलत उनका एनालिसिस था। नहीं, मैंने नहीं कहा गलत है, मैंने कहा आप उनकी एग्री नहीं आजाद कर रहे ना? ओपिनियन है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। आप एग्री नहीं करते, लेकिन स्टेट बैंक की रिपोर्ट से एग्री करते। बताइए उन्होंने क्या कहा। माली साल 2018-19 के 5 माह के दौरान हुकूमत का कुल खसारा 22 खरब 40 अरब रुपए या 9.25 इजाफे के साथ 264 खरब 52 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत का मुल्की खसारा 907 अरब रुपए से बढ़कर 173 खरब 23 अरब तक पहुंच गया। बैरूनी कर्जा 13 खरब 34 अरब से बढ़कर 91 खरब 3 अरब रुपए हो गया। माली साल 2019 के पहले माह में मुख्तसर मुद्दत का कर्ज 11 खरब 68 अरब रुपए से बढ़ के 100 खरब 57 अरब रुपए हो गया। वफाकी हुकूमत के बॉन्ड्स की कदर में नुमाया हद तक कमी हुई। 333 अरब रुपए कम होने की वजह से रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में बॉन्ड्स की रकम से हासिल की जाने वाली आमदनी कम होकर 34 खरब 67 अरब रुपए हो गई, जबकि इसी अरसे के दौरान हुकूमत को नेशनल सेविंग स्कीम की मद से भी ज्यादा आमदनी हासिल नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये सपोर्ट करता है डॉक्टर फारूक सलीम साहब के उस एनालिसिस को, जिसको आप नहीं मान रहे। ये तो नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि इसमें जो तमाम फिगर्स हैं, ये तो तमाम की जो फिगर्स हैं, इसमें तो सिवाय इसके कि जो रुपए की फ्लक्चुएशन हुई है, जो रुपया 128 रुपए से $138 जो 138 रुपए पे चला गया, उसकी ऊपर जो बातें हुई हैं वो बता रहे हैं। इसका सब्सटेंशियल इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा असर, अभी मेरा ख्याल है कि जो इकोनॉमी के ऊपर जो बात वही मैं कह रहा हूँ ना, कर्जे भी वही बढ़े ना कि जो $10 चला गया, उसके अलावा तो नहीं बढ़े ना। जो आप ये बात करती है ना, मेरा ये ख्याल है कि इकोनॉमी के ऊपर तज्जिए थोड़ा सा अभी कब्ल वक्त है। आपको जनवरी से लेके तो जून तक का जो 4 माह होंगे या ये जो महीने हैं,
इनको आपको देखना पड़ेगा कि इसमें ट्रेंड्स किधर जाते हैं, और यकीनी तौर के ऊपर हुकूमत जो है वो जवाबदेह है पाकिस्तान के अवाम के। सर जवाब दे तो खैर, क्योंकि ये तज्जिया नहीं है बेसिकली, ये तो मैंने आपसे सवाल पूछा था क्योंकि स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट जारी की थी और अगले 4 माह में वो दोबारा कर देगी, अगले 5-6 माह दोबारा के कर लिए, देगी तो तो पता उस पे चल भी जाएगा। और और हम मज़ीद देखेंगे, और clarity हो जाएगी। ओवरऑल भी इस वक्त आप देखिए कि दुनिया में एक स्लो डाउन है इकोनॉमी का, चाहे वो ये सिर्फ जो अगर आप देखती हैं तो सिर्फ इस्लामाबाद या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नीचे नहीं है, नैस्डैक भी नीचे जा रही है, चाइना की जो मार्केट्स हैं वो भी नीचे जा रही हैं, इंटरनेशनली जो है वो चाइना से मुकाबला कर रहे हैं हम पूरी दुनिया से इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। चाइना से करना है और अफगानिस्तान से करना है मुकाबला, नीचे जाने में नहीं जाहिर है हमने इंटरनेशनली जो हालात उन्हीं को देखा। अच्छा चले, मैं एक ब्रेक ले लूँ सर? आप लीजिए। ठीक है, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद बात भी करनी है, और सबसे बढ़कर बात करनी है जब क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, वो भी एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। अब कभी हुकूमत कहती है 1 दिन का दौरा था, फिर उनका नहीं जी, वो तो 3 दिन का दौरा था, 2 दिन का निजी था, 1 दिन का सरकारी था, फिर कहीं से खबरें आती हैं कि 5 दिन का दौरा था। लेकिन सवाल यह है कि जो 2 रोज़ का निजी दौरा था उस पर भी खबरें आने लगी कि उसमें कोई उनको जोराने भी दिए गए, उसमें मुलाकातें भी हुई। अगर वो 2 रोज़ का निजी दौरा था तो वो क्यों था, किस पर्पस के लिए था, जरा ये भी बात कर लेते हैं। लेकिन मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हमें कुछ बात करनी है। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान साहब जो पाकिस्तान आए, उनका सरकारी दौरा, उनका निजी दौरा, इस पर भी ज़रा हम बात कर लेंगे। उनको जोराना कहाँ पर दिया गया, पीएम हाउस उनको घुमाया गया, पीएम हाउस तो यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने जा रहे हैं, आगे क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन फवाद चौधरी साहब वो पीएम हाउस जिसको इस्तेमाल तो नहीं करते इमरान खान साहब, ज़ाहिर है वो जो अपने एमएस के उस वहाँ पर रह रहे हैं, तो 3 कमरों का मैंने सुना है कि वो रिहाइश का है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। बहरहाल, लेकिन बिजली बहुत इस्तेमाल हो रही है पीएम हाउस में। आपको पता है बिजली कितनी इस्तेमाल होगी एक महीने में प्राइम मिनिस्टर हाउस में? जी नहीं, मुझे नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ, एक महीने का बिल जो है वो 15,31,000 से जायद। नहीं हो सकता है ये स्टाफ कॉलोनी का हो। अच्छा, दूसरी जो है 84, जो उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आइस्को का डिफॉल्टर है पीएम हाउस। 10 करोड़ रुपए उसने आइस्को के देने। पिछला डिफॉल्टर 84,000 समथिंग यूनिट जो हैं वो एक महीने में जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये ऑस्टेरिटी ड्राइव का तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ इससे, तो फिर पीएम हाउस में रह ही लेते खान साहब ने। नहीं, पहली बात तो ये कि स्टाफ कॉलोनी है ना अंदर, वहाँ पर सारे वेटर्स भी रहते हैं, वहाँ पर सारा जो स्टाफ है वो भी रहता है। हमने तो सुना था आपने स्टाफ को भी फारिग कर दिया, 2 या 3 लोग हैं। नहीं, वो लोग रिपेट्रिएट होंगे ना दूसरे, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारा है उन लोगों को उठा के क्या सड़क पे तो नहीं खड़ा करना ना। जो स्टाफ है सारा वहाँ पर जो काम कर रहा है वो सीडीए के साथ कुछ चला गया है, कुछ दूसरे महकमों में चला गया है, लेकिन उनकी जो रिहाइश स्टाफ है अभी वहाँ पर? पहले जब था तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आई थिंक 128 लोग थे, अब प्राइम मिनिस्टर के साथ तकरीबन 5 लोग हैं। 5 लोग? तो 5 लोगों का बिल मैंने आपको अर्ज किया कि जो लोग हैं उनकी रहाइश गाहें तो उधर ही है ना। जो लोग बाकी महकमों में, जैसे अगर गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट की स्टाफ कॉलोनीज होती हैं, वो तो है ना, वो तो नहीं सर। खत्म वैसे मैं ये सोच रही थी कि अगर सर्दियों में ये हाल है जहाँ पंखे भी नहीं चल रहे, तो तस्वुर करें कि गर्मियों में क्या हाल होता होगा, और ये तस्वुर करें कि अगर 128 अफराद यहाँ पर जो स्टाफ रह रहा होता और अगर इमरान खान साहब पीएम हाउस भी इस्तेमाल कर रहे होते तो ये फिगर कहाँ जाता? ये तो सिर्फ आपने ये बात की है, सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां हैं उनकी मेंटेनेंस का खर्च 33 करोड़ रुपया साल का था, जिनको अभी ये कहते हैं कि आपने सेल क्यों कर दी और बेच क्यों दी और ये क्या कर दिया। यही तो बेमहाबा इखराजात हैं जिनकी तरफ जो है वो 10 प्राइम करोड़ का मिनिस्टर ने कहा कि डिफॉल्टर, कमी। 10 करोड़ ये तो पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर का डिफॉल्टर है ना, ज़ाहिर 4 महीने का तो नहीं है। ये नून लीग नहीं, पहले जो है जो भी अगस्त सितंबर में भी पेमेंट्स नहीं हुई। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो पुराना डिफॉल्टर है ना, ये तो 10 करोड़ का डिफॉल्ट बिल पे ही नहीं हुए अगस्त के बाद। अगस्त के महीने के इस महीने के आप डिफॉल्ट करिए ना, तो वो तो डिफॉल्ट चला आ रहा है ना। एक आपने भी उसको कंटिन्यू रखा? मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, ये तो आपको मिलिट्री सेक्रेटरी, अगर मुझे आप बताती तो मैं मिलिट्री सेक्रेटरी पूछ कर बोलता। ओके फाइन, नो इशू। प्रिंस क्राउन इसमें बड़ा हुआ कि जी इनका सरकारी दौरा था, निजी दौरा था। असल में कहानी क्या थी, कितने दिन के लिए आए थे और कितने दिन निजी दौरा था, कितने दिन सरकारी? तो 1 दिन था। होता यह है कि जो मुख्तलिफ जो फॉरेन विजिट्स हैं
उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। स्टेट विजिट होता है, ऑफिशियल विजिट होता है और फिर प्राइवेट विजिट होता है। जो क्राउन प्रिंस रॉयल हाइनेस जो थे वो 3 दिन से रहीम यार खान में प्राइवेट विजिट के ऊपर थे, और फिर जब आखिरी दिन था उनका, उसको ऑफिशियल विजिट डिक्लेयर किया गया और वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए और यहाँ से फिर वो वापस तशरीफ ले गए। 3 दिन वो रहीम यार खान में रहे और 1 दिन वो इस्लामाबाद में रहे, यानी 4 दिन रहे। हाँ, 3 दिन या 4 दिन। क्या कर रहे थे निजी दौरे पे वो? जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो पहली बार 50 साल पहले अपने वालिद शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान के साथ यहाँ पे आए थे। जो शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान है, उनकी अयूब खान साहब से, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर से पाकिस्तान के साथ एक बहुत करीबी कराबतदारी थी। और इनके भी, अगर आप शेख जैद हॉस्पिटल लाहौर में देखें, अगर आप प्रिंसेस हुस्ना की जो चैरिटी वर्क्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में देखें, या फिर यहाँ पर देखें, तो आपको मालूम होगा कि उनका रिश्ता पाकिस्तान के साथ, रहीम यार खान के साथ बहुत पुराना है। चैरिटी वर्क के लिए आए हुए थे? चैरिटी भी बहुत बड़ी है उनकी, लेकिन अभी किस लिए आए हुए थे? गालिबन शिकार के लिए आए होंगे, बिकॉज शिकार के लिए भी वो हर साल आते हैं। तो अलाउ है ये शिकार? पाबंदी शिकार नहीं अलाउ है पाकिस्तान में? पाबंदी नहीं दी? नहीं, कोई पाबंदी नहीं। इमरान खान साहब बड़े क्रिटिक नहीं थे? क्रिटिक नहीं थे इसके? पिछली कोई ट्वीट्स है इमरान खान साहब की, वो बड़ा क्रिटिसिज्म करते थे नवाज शरीफ साहब पर। सीजन्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, और वो एलोकेट होती हैं, सीजन्स एलोकेट होते हैं मुख्तलिफ शहजादों को, मुख्तलिफ बादशाहों को। और अभी जैसे कि हिज रॉयल हाइनेस ने हमें पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। $3 बिलियन की जो उनकी तरफ से इमदाद पाकिस्तान को मिली इस मुश्किल वक्त में, जाहिर है हमें उसकी भी कदर है। और यूएई जो इस वक्त रोल प्ले कर रहा है अफगानिस्तान में तालिबान और के मामलात में, उसकी भी हमें बहुत कदर है। और तो ये कदर जब नवाज शरीफ साहब करते थे तो फिर आप लोग बुरा मानते? नवाज शरीफ साहब के दौर में तो आए नहीं, तो 12 साल बाद आए। नहीं, इनकी बात नहीं करी, मगर जो कतरी शहजादे आते थे और उनकी भी कदर करते थे, तो फिर आप नाराज हो जाते? डिपेंड करता है बैकग्राउंड क्या है। जो हमाद प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन जायद का दौरा है, या मोहम्मद बिन जायद की जो अपनी शख्सियत है, पाकिस्तानी जो हैं वो उनके हम समझे पाकिस्तान से उनकी बहुत कराबतदारी है, बहुत दोस्ती है, और हम उनके एहतराम करते हैं। ठीक है। मुजीबुर रहमान शामी से तो आप वाकिफ होंगे यकीनन उनके नाम से, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट। वो एक ट्वीट करते हैं, मैं आपसे सिर्फ उसकी हाँ या ना, तरदीद या तस्दीक चाहूंगी। वो कहते हैं अबू धाबी के वली अहद का दौरा 1 रोज़ा था, ना 3 रोज़ा। वो 5 रोज़ पाकिस्तान में रहे, 4 दिन रहीम यार खान में उन्होंने गुजारे। इस दौरान उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके एजाज में जोराना भी दिया। इस मुलाकात में सारे मामला तय पा गए थे। फिर आखिरी रोज उन्होंने सरकारी दौरा कर लिया। ये मामला तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पहले यूएई के दौरे में ही तय पा चुके थे। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई थी जोराना? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो उनकी मुलाकात हुई थी, पर्सनल विजिट पे उनकी मुलाकात हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो मुलाकात होती है जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब। देखिए, एक तो आप बात एक और भी जहन में रखिए, पाकिस्तान की जो फौज है उसके करीबी ताल्लुकात हैं मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों से भी। मिडिल ईस्ट की उसकी वजह यह है कि हमारे बहुत अहम स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं इन मुल्कों से। सो जनरल बाजवा साहब से उनका मिलना, उसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है, ना ही उनका इधर आना कोई हैरानकुन बात है। सर, हैरानकुन बात हरगिज नहीं है, होनी चाहिए, मुलाकात होती भी नहीं है। हैरानकुन उस सब समझी जाती है जब सीगे राज में रखी जाती है, कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आती, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होता। अब डेमोक्रेसी है लेकिन अवाम को बताया नहीं जाता, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी नहीं बताते कि ये कुछ मुल्क में हो रहा है, ये जानने का हक तो है। मैंने तो ट्वीट की थी कि वो यहाँ पे मैंने ही तो ट्वीट की थी कि वो यहाँ पे पहले यहाँ पर है, लेकिन उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात हो गई इस दौरान, जबकि वो उनका प्राइवेट विजिट था। तो ये भी तो बताना जरूरी होता है ना? नहीं, ये मुझे पता नहीं है, ये तो ISPR करेगा ना अगर मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। तो आप कह रहे हुई है, मैं ये कह रहा हूँ उनकी मुलाकात के ऊपर कोई हैरानकुन बात नहीं है अगर हुई है तो, लेकिन अगर हुई है तो वो ISPR बता सकते हैं। ओके फाइन सर, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक दफ़ा फिर चीज़ें, क्योंकि उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, तो मैंने सुना तो यही है कि आप और अपोजिशन इस पर एक पेज पर है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जब 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स का आगाज़ हुआ था तो उस इमरान खान साहब को इतना खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था ये इसका हल नहीं है, और उस वक्त अदालतें और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए थे। उन्होंने कहा था कि ये हमारा फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का है, कानून साजी नहीं होती, बहुत सारी बातें, बैकलॉग के केसेस, मजीद अपॉइंटमेंट्स।
और एक दफा फिर हम ये देख रहे हैं कि पहले 2 साल के लिए की गई 2015 से 17 और ये कहा गया कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगे इस दौरान और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर 2 साल की एक्सटेंशन, फिर कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुए और अब फिर 2 साल एक्सटेंशन की बात है। अब इमरान खान साहब या पीटीआई की हुकूमत इसके हक में है? देखो, असूली तौर के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए। असूली तौर के ऊपर जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो मामलात को देख सके, लेकिन पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन का सामना किया है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स भी बनी है इसको लेजिटिमाइज भी हुई जब नेशनल एक्शन प्लान बना जी। और जब पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें और बाद में अदालत भी इस नुक्ता के ऊपर आई कि नहीं, अभी हम एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल का शिकार हैं जिसमें खसूसी इकदाम जरूरी हैं और मिलिट्री कोर्ट्स उस खसूसी इकदाम का हिस्सा है। ये स्ट्रेटजी जो थी पाकिस्तान की सियासी क़यादत की, ये फ्रैंकली काफ़ी कामयाब रही है। इसमें आप इसको इसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनकी अगर आप कारकर्दगी देखें, काफ़ी हद तक हमने टेररिज्म के ऊपर काबू पाया है और उसमें एक हिस्सा मिलिट्री कोर्ट्स का भी है। अब इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक कामयाब हिकमत अमली को हमें इस वक्त बदल लेना चाहिए? अकल तो कहती है नहीं बदलना चाहिए। अगर एक हिकमत अमली कामयाब जा रही है तो उसको नहीं बदलना चाहिए, लेकिन इसके ये फैसला सिर्फ तरीके इंसाफ का नहीं हो सकता। इस फैसले के लिए पीपल्स पार्टी को और PMLN को और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को एक पेज पर आना है और यकीनन हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी से, PMLN से और एक इत्तफाक़ राय से एक फैसला जो है। जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो सकी? मसला तो ये है कि अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स हो जाती हैं तो फिर हमें ये एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती। इस सिचुएशन का ताल्लुक कोई जुडिशियल रिफॉर्म से बहुत ज्यादा नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो एक अमूमी जो मुकदमात हैं या अमूमी मामलात हैं उनसे मुतल्लिक होते हैं। यहाँ पर तो देखें, अगर आप क्यूबा में भी देखेंगी, कोलंबिया में भी देखेंगी, तो वहाँ पर भी जब बड़े बड़े ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ जब इकदाम हुए और उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट ही को बॉम्ब कर दिया, तो उसके बाद वहाँ पर तो बहुत ही सख्त इकदाम किए गए। जजेस जो थे उनका पता ही नहीं था कौन जज है और उनके मुकदमात वहाँ पर चलाए गए। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स में आ सकता है ना कि उनकी सीक्रेसी को आप मेक श्योर करें, जजेस की सीक्रेसी को मेक श्योर करें, उनके जो बहुत सारी चीजें, तो फिर ये जुडिशियल रिफॉर्म्स में आएंगी ना। आपको याद होगा एक सिंपोजियम हुआ था चीफ जस्टिस ने जिसमें इमरान खान साहब भी तशरीफ ले गए थे पॉपुलेशन के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की थी कि खुदारा अब आप कानून साजी कर लीजिए। हम जिस कानून को लेके चल रहे हैं वो 1800 पता नहीं कब का, एक सदी पुराना, 1.5 सदी पुराना है जिस कानून को हम लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब असेंबलीज का काम है, तो अल्लाह करे कि कम से कम PTI की गवर्नमेंट ये काम भी इन असेंबली से ले ले और इस कानून साजी को भी रिव्यू कर ले, इसमें भी रिफॉर्म्स के ऊपर एक पैकेज जो है वो तैयार है। फरोग नसीम साहब ने पहले ही उसके ऊपर जो है वो पेश किया कर चुके हैं। अगला जो पैकेज है वो भी आएगा इंशाल्लाह, उसके मुताबिक आगे जो है वो देखेंगे। ठीक है, अब एक और मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। बहुत सारी बातें हो गई, अब जरा सियासी बातें करनी है। NRO की गूंज चारों तरफ है, हकीकत क्या है? ग्रैंड ऑपोजिशन के अलायंस की बातें सुनते हैं, कहीं हाँ कहीं ना होती है, इसकी हकीकत क्या है? और प्लस ये कि PMLN का फ्यूचर और पीपल्स पार्टी का फ्यूचर, थोड़ी सी सियासी बातें भी हो जाती है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। धीरे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ख़बर तो एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले दिनों जो फवाद चौधरी साहब को सिंध जाना था और बल्कि वो आ भी रहे थे सिंध, और अचानक पता चला कि फवाद चौधरी साहब का वो सिंध का दौरा मुलतवी हो गया। और अभी आज ये बल्कि अभी कुछ देर पहले की खबर है कि खुर्रम शेर जमान साहब, जिनको एक टास्क मिला था, फवाद चौधरी साहब आपने दिया था कि जी सदर जरदारी को नाअहल करें, इलेक्शन कमीशन में उनके नाअहली के कागजात जमा कराएं कि उन्होंने एक जो उनका फ्लैट है वो उस बारे में डिक्लेयर नहीं किया। आप क्यों, आपका लास्ट मोमेंट पे सिंध जाने का जो सिंध का जो विजिट था वो क्यों कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ? नहीं, पोस्टपोन हो गया। फ्रैंकली टेम्परेचर बढ़ गया था और आपको पता है मैं तो जहाँ जाता हूँ तो टेम्परेचर वैसे थोड़ा बढ़ जाता है। तो पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना? पॉलिटिकल टेम्परेचर सही है। तो वो उसके ऊपर जो है वो फिर उस दिन फिर फैसला, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था कि जाना है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का आ गया कि इससे मामला जरा और बढ़ जाएगा। और हमारी इंटेंशन जो थी वो ये फिलहाल नहीं थी। हमारी इंटेंशन अभी तक भी एजेंडा क्या था? इंटेंशंस को छोड़े एजेंडा क्या था? देखिए, हमारा एजेंडा तो बिल्कुल सीधा है। हम एजेंडा हमारा ये है कि मुराद अली शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए।
इसलिए इस्तीफा देना चाहिए कि उनका नाम आया है, वो ये मुमकिन ही नहीं है। अब तो निकलवा दिया, नाम ही निकल गया। नहीं, ECL से निकला ना, कौन सा कोई तहकीकात JIT से भी तो निकला। नहीं, JIT से तो भी नहीं निकला, अभी तक तो फैसले नहीं आया। कह तो दिया ना। नहीं, अभी कैसे निकलेंगे, JIT से नैब में आएगा, ये तो मामला मुमकिन ही नहीं है। मुराद अली शाह 11 साल से फाइनेंस मिनिस्टर हैं सिंध के, और ओमनी ग्रुप की तमाम तर जो डीलिंग्स हैं वो फाइनेंस के साथ है। सो मुराद अली शाह के बगैर ये मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है सर कि इनका भी निकाल देना, बिलावल मासूम नहीं, अभी तो मैंने बिलावल से तो खैर ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, उनका तो शायद नहीं होगा। लेकिन जो असल मामला है वो 3 मेन अक्यूज्ड है, वो है आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह। अब इन तीनों को जो है वो जितना ज़रूरी ये है कि नवाज शरीफ जिस तरह से जेल गए हैं, इसी तरीके से ये सिंध के लोगों का पैसा लुटा है। देखो, बात यह है कि ये पैसा कराची में लगना चाहिए था, लड़काना में लगना चाहिए था, सखर में लगना चाहिए था। उन गरीब लोगों का पैसा दुबई और लंदन में खर्च हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, मतलब तो जो शक नहीं है तो एहतसाब की भी तो सपोर्ट करे ना। हम तो करते हैं, और कितना सपोर्ट करें। अब नैब के चेयरमैन लगा दें तो फिर और ज्यादा करना शुरू कर देंगे। बट इशू ये है कि नैब का चेयरमैन के अब तो कब तक बॉल जो है वो उनके कोर्ट में है। नैब में रेफरेंसेस बनेंगे, वहां से एहतसाब होता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है, कितनी नहीं होती है, ये चीजें देखनी होंगी। मगर कितनी ट्रांसपेरेंसी और चाहिए, हर एक की अकाउंट्स हैं, हर एक का पता है किस अकाउंट से पैसे गए। इनके पिज्जे के पैसे भी जो है वो फेक अकाउंट से जाते हैं। जाने और वो जाने, मैं तो सिर्फ ये आप तो अपनी कम से कम जो हक हलाल की बात है वो तो कहे ना। मैं कह तो रही हूँ एहतसाब होना चाहिए। आपने जज्बा नहीं है आप में वो बात। मैं क्या करूँ, खड़े होके करूँ? नहीं ऐसी बात। अच्छा मेरी बात सुने, आप जो सिंध जा रहे थे, आप जो 27 लाख के हेलीकॉप्टर के ऊपर इतना अपने चीख चंगाड़ पहला पूरा हाफ लगाया है। मैं तो कल से मीडिया पे देख रही हूँ, फवाद चौधरी ने कह दिया कि नैब जो है। नहीं, आप बताएं इंसल्ट है कि नहीं है? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। नवाज शरीफ साहब भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। तो नवाज शरीफ तो चोर था, उसके तो जो पैसे थे सारे सबके सामने थे। इमरान खान के ऊपर क्या इल्जाम है? नैब यही तो मैं कह रहा हूँ, जल्द फारिग तो मैं खुद यही तो मैं कह रहा हूँ, तमाशा बना हुआ, ये करवा दें, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं ये आपसे पूछी थी, ये जो सिंध आपने कहा मुराद अली शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, दे देना चाहिए अगर आप कहते हैं तो। लेकिन क्या आप उनका इस्तीफा लेने सिंध जा रहे थे? माहौल पैदा करने तो जा रहे थे। देखिए, हम तो माहौल कैसे होता, ये बहुत MPs जो हैं पीपल्स पार्टी के भी, उनके भी पाँव तो ये सिंध फॉरवर्ड ग्रुप है ये। अच्छा, एक और चीज सुनी थी मैंने, पीपल्स पार्टी हकीकी, ये क्या था? देखो, सिंध में एक माहौल है। सिंध आप मेरे से बहुत ज्यादा जानती हैं। अंदरूने सिंध में जो खौफ की फजा पैदा की गई है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और जरदारी का जो ग्रुप है पीपल्स पार्टी में, जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी के सहारा लेकर के, पुलिस का सहारा लेके एक जो डर और खौफ की फिजा वहां पर कायम रखी है, वो जब ये इन्वॉल्व हुए हैं तो वो छटती जा रही है। और आप देखेंगी कि सिंध जो है बन रहा है पीपल्स पार्टी विद इन पीपल्स पार्टी। इंशाल्लाह सिंध ने आजाद तो होना है ना इनसे, आपने करना और है। इनसे आजाद होने के लिए आपने करना है। हम तो पूरी मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम सिंधी अवाम की, जो सिंध के लोग हैं, सिंध के तैयारियां हैं कि सिंध हुकूमत गिरा दी जाए, टॉपल कर दी जाए, PTI पोजीशन ले ले। हमने अगर वफाकी हुकूमत चाहती तो अब तक गिरा चुकी होती। हमारा मसला ये है कि हम ये अभी इस मामले में पढ़ना इसलिए नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि अंदरून वैसे ही एक जो सेंटिमेंट है वो उभरे और खुद वो ये काम करे। हम अगर लालच देना चाहें, क्योंकि देखिए इमरान खान ने ना किसी को पैसे देने हैं ना उन्होंने, अगर तो इमरान खान एक रवायती सियासतदान होते ना तो आप देखते कि ये सारों ने 48 घंटे नहीं लगाने थे, पीपल्स पार्टी सिंध जो है वो छोड़ के इधर आ चुके होते। चूंकि इमरान खान एक वो नहीं है, एक उस तरह के रवायती सियासतदान नहीं है, पैसे उन्होंने नहीं देने, IG थानेदार उन्होंने मर्जी का नहीं लगाना, तो इसलिए वो मामला अभी तक चल रहा है। 27 लाख दे देना, जान छुड़ाए नहीं, कौन सा प्ली बार्गेन कर ले, 1 रुपया नहीं बनता भाई, क्यों दे दें ऐसे? चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब आपके टाइम का। प्रोग्राम में बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब से, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।